हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मेटल्स नॉन मेटल्स आज शुरू करने वाले हैं। नोट्स आप निकाल लीजिए और अपने आप को अगल बगल की दुनिया से अलग कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको मेटल्स नॉन मेटल्स बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा कि आप जानते हैं, मैं काफ़ी सिंपल तरीके से ही पढ़ाता हूँ। तो मेटल्स नॉन मेटल्स शुरू करते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में लगभग जितनी बातें मैं बताऊँगा, सारी बातें नहीं बट लगभग जो बातें होंगी वो आप पहले से कुछ जानते होंगे, जैसे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा एक सिमिलर चैप्टर आपने क्लास 8th में या 7th में पढ़ रखा होगा, है ना। लेकिन हर चीज़ को एक अच्छे लेवल पे और थोड़े डेप्थ में सीखना है। यही डिफरेंस है क्लास 7th 8th के नॉन मेटल्स में और क्लास 10th के नॉन मेटल्स में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटल्स नॉन मेटल्स होते क्या हैं, कहाँ से इनका जो ओरिजिनेशन हुआ है, ये किसके पार्ट्स होते हैं, ये चीज़ें सीखते हैं। तो देखिए, हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स अभी नोन हैं, है ना। क्या पता आगे और भी आ जाए, लेकिन 118 एलिमेंट्स अभी हमें पता है कि इतने तो होते हैं कम से कम। उन 118 एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 टुकड़ों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से कि जो पहला कैटेगरी है वो मेटल्स का कहा गया है, दूसरा कैटेगरी नॉन मेटल का, और तीसरा जो है वो मेटलॉइड्स का होता है, ठीक है। तो मेटलॉइड्स के बारे में हम थोड़ा कम पढ़ते हैं। मैं एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी को, और वो कैटायंस फॉर्म करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कैटायंस, है ना। नहीं तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर 1 में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ भी जाके वीडियो देख सकते हैं, राइट। सो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर कैटायन फॉर्म करते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन फॉर्म करते हैं, और जो मेटलॉइड्स होते हैं वो उन एलिमेंट्स को कहते हैं जहाँ पर कि उसमें दोनों प्रॉपर्टी मिक्स होगा, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स का, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का, है ना। तो बोलते हैं इसको इंटरमीडिएट कंडीशन बोल सकते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। चलिए, तो मेटल्स का एक सिंपल डेफिनेशन जो कि मैंने यहाँ लिखा है, इसको समझेंगे आप, कि एलिमेंट्स दैट फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जो एलिमेंट्स पॉजिटिव आयन फॉर्म करें, क्या करके, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी में, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ का लूज होना अच्छी बात है, अच्छी बात मतलब पॉजिटिव, है ना। तो फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, किसी को दे दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेटल्स बोलते हैं। एलिमेंट्स दैट फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। एग्जांपल बहुत सारे हैं, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, मरकरी, तमाम भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका एग्जांपल। अब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जो मैंने कहा आपसे कि इसमें कुछ बातें, या मान लो कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दिखने में कैसा है, अपीयरेंस, है ना। तो 2 प्रॉपर्टी होती है किसी में, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल का मतलब होता है कि वो दिखने में कैसा है, अपीयरेंस क्या है उसका। तो मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है कि जितने भी मेटल होते हैं उनमें एक चमक होता है, दे आर वेरी शाइनी। और इसी कारण से मेटल्स का, कुछ मेटल्स का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये काफ़ी शाइनी होते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं कि ऐसे आंटी आ गई, आंटी ने सोने का हार पहन रखा है, अब शादी में खड़ी हो गई, और सब देख रहे, अरे भाई देखो भाई, उनके पास तो इतना सोने का हार बड़ा बढ़िया निकले साहब का। वो बगल में, अरे कितने का लिया, ये कितने का लिया, अरे उनका अच्छा लग रहा है, हमको भी दिला दो ना एक, हमको क्यों दिलाते हैं ना, बोलते हैं ना। अब आई मीन हम नहीं बोलते, जो साथ में और कपल्स होते हैं वो बोलते हैं कि वो उन्होंने पहना हुआ है, तुम कल दिला क्यों नहीं पा रहे मुझे, ना चाहिए मुझे। तो ये ऑर्नामेंट्स का सीन हो गया, ठीक है ना। तो इट इज़ लस्ट्रस, जो चमकेगा वही तो पहनोगे। अब लोहा नहीं चमकता है भाई उतना, तो लोहा का देखो नेकलेस लोहा के बन घूम रहा हूँ, कभी नहीं। लेकिन ये चमक कहाँ होती है, एक कंडीशन है, वो है प्योर स्टेट। अपने प्योर स्टेट में ही चमकेगा वो। जब नया नया कोई लोहा मान लो नया आपने लिया कहीं पर, या कोई गाड़ी नहीं, वो चमकता रहता है प्योर स्टेट में। धीरे धीरे उस पर रस्टिंग शुरू हो जाता है, सरफेस रफ हो जाता है, तो चमक खत्म हो जाता है, ठीक है।
तो प्योर स्टेट में मेटल्स का ब्राइट शाइनी सरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड लस्ट्रस। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड आगे मुझे गाना नहीं आता, मैं गाऊंगा नहीं, लेकिन बहुत हार्ड होता है कौन? मेटल्स। लोहा को देख लो, एल्युमिनियम को देख लो, कॉपर को देख लो, इसको टच करोगे ना काफ़ी हार्ड होगा, ऐसे मुड़ेगा नहीं, इतना हार्ड होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम बहुत क्यूट सा, सॉफ्ट सा होता है, टेडी बियर जैसा होता है, ठीक है। तो सोडियम को क्या करते हैं कि अगर ऐसे चाकू से काटोगे ना तो मक्खन की तरह से कट जाएगा, ठीक है ना। तो दीज आर द एक्सेप्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है तो ऑफकोर्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे मेटल्स जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और वो होते हैं आपके सोडियम और पोटेशियम। इनको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, जो आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे जब इनको हम कैटेगराइज करेंगे, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, ये सब। बट फॉर अ व्हाइल आप जान लो इट इज़ कॉल्ड एल्कली मेटल्स। क्यों? एल्कली होते हैं सॉल्युबल बेसिस, सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। तो ये जो बेस बनाते हैं NaOH, KOH, वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। बट यहाँ पर हमारा फोकस क्या है कि मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे कि उसको पतला तार में कन्वर्ट कर दिया जाए। पतला तार, अरे बिजली का तार बनता है, बिजली के तार में कॉपर का क्या, कॉपर का रॉड थोड़ी डाल देते हैं, या कॉपर का कोई टुकड़ा थोड़ी डाल, कॉपर का पतला तार बनाते हैं, एल्युमिनियम का पतला तार बनाते हैं। वही शादी में चलो, आंटी ने साड़ी पहन रखा, साड़ी में क्या है, वो सोने का पूरा एक तार का ऐसा बना हुआ है, या सोने का मान लो, या किसी भी साड़ी में डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो उसमें बढ़िया से कढ़ाई कर देते हैं साड़ी में, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो सब प्रॉपर्टी कहाँ से, इसे लिख के बता जाना कि भाई ऐसे कपड़ों में डिज़ाइन बनता है, ये सब नहीं। जो बेसिक यूज़ है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेज, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस में या फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई में वायर का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल। चलिए, डक्टाइल। आगे बढ़ते हैं, मेलिएबल। व्हाट इज़ मेलिएबल? मेलिएबल का मतलब होता है कि जिस बॉडी को या जिस मटेरियल को आप ऐसे टक 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 पीट के जो है ऐसे शीट बना दो, पीट के शीट इज़ कॉल्ड मेलिएबिलिटी। और मेटल्स बहुत अच्छी तरीके से मेलिएबल होते हैं। नाम बता दूं, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा किसमें होता है? गोल्ड। गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना। तू कल ही सोना नहीं ज़्यादा ना बन जाएगा, गाना सुना होगा आप। तो गोल्ड मतलब क्या होता है? काफ़ी वो चमकीला तो कर लिया मैं, सॉरी। दिस इज़ फॉर मेलिएबिलिटी एज वेल एज फॉर डक्टिलिटी। कहा जाता है कि एक छोटे से ग्राम, अगर इतना सा ग्राम गोल्ड ले, उससे बहुत लंबी तार आप बना सकते हो, है ना। दैट इज वेरी डक्टाइल। ओके, नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। जितने भी मेटल्स हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी, दोनों का। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है तब तो तार में मेटल्स का ही बनाया गया है, नहीं तो किसी और का बनाया था। मेटल्स का ही बनाया गया है ना, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन होता है? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पैसा पे मत जाना सर, गोल्ड सर, सिल्वर। इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी, दोनों का। सिल्वर हीट को भी काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत आसानी से पास करने के लिए अलाउ करता है। तो इट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी, जो कि इनका अच्छा होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो कि ये हार्ड होते हैं, तो जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, देर से पिघलते हैं, बहुत देर से, सख्त होते हैं तो बहुत देर से पिघलते हैं। तो मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन क्या है इसमें? गैलियम और सीजियम। गैलियम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम होता है, लगभग 35-34 के आसपास होता है एग्जैक्ट। तो जब गैलियम ऐसे यहाँ पर रूम में रखा हुआ है कहीं पे, तो रूम टेम्परेचर तो अभी 30 है या 25 मान लीजिए, ठीक है। तो उतने में तो सॉलिड रहेगा, लेकिन जैसे ही उठा के उसको हाथ पे रखेंगे तो हाथ का टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज़ 37.6 डिग्री सेल्सियस। तो 37.6 डिग्री सेल्सियस उसको मिला, पिघल गया, पानी हो गया, रे पानी बन गया, है ना। तो गाना कौन सा गाएगा?
उसने रखा हाथ में ऐसे, मैं पानी पानी हो गया। गैलियम गाना गाएगा गैलियम गाना है कि उसने रखा हाथ में ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई ना। तो गैलियम सही है, पानी पानी हो जाता है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो सोनरस, सोनरस क्या होता है? रिंगिंग साउंड। फोर्थ पीरियड का बेल बज गया, टन 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 टन, सब बाहर निकल गए लंच करने के लिए, है ना। तो वो जो रिंगिंग साउंड आता है, अब ये मान लो इसको हम जाके मार्कर करवा दें कि मान लो ये मार्कर है, बोले इसको कह रहे इससे बेल बजेगा, छुट्टी हो गया, इसको बगल में पता नहीं चलेगा। तो मेटल्स का ही बनता है इलेक्ट्रिक बेल। क्यों बनता है? क्योंकि उससे जब हीट करता है ना उसको, तो टन रिंगिंग साउंड जाता है, दैट इज कॉल्ड सोनरस, है ना। और अगला प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सभी मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट अपना मरकरी। और ये बात कहाँ की होती है? एट रूम टेम्परेचर। कोई हमको बोले सर आपने लिखा था आयरन सॉलिड होता है, लो सर ये तो पिघल गया। बोले तुम गर्म करो, पिघलेगा नहीं। एट रूम टेम्परेचर, क्या बोलेगा? एट रूम टेम्परेचर जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट किसके? मरकरी के, जिसका यूज़ करते हैं हम थर्मोमीटर के अंदर, है ना। तो ये सब जो है वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हमें अलग अलग रिएक्शंस पढ़ने पड़ेंगे और इसके लिए हमें कैटायंस एनायंस अच्छे से आना चाहिए। तो मुझे तो आता है भाई साहब, मैंने पढ़ लिया था, और आपके लिए मैंने पार्ट 1 में डाल दिया है। कहाँ पर? ये पार्ट 1 नहीं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सबसे पहले लेक्चर में ही मैंने पढ़ा दिया था आपको कैटायंस एनायंस। तो उसको प्लीज़ पढ़ के आइए, नहीं तो आपको रिएक्शंस रटने पड़ेंगे जो काफ़ी दुखदायी होता है, जो मैं चाहता नहीं कि आप उस दुख से गुजरें, है ना। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, इसमें सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल्स का रिएक्शन किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। तो जैसे कि एसिड बेस सॉल्ट में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे कि भाई इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी हमें कुछ पैटर्न्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो पैटर्न ये है कि जब भी कभी कोई मेटल रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से, तो बनता है मेटल ऑक्साइड। जब भी कभी कोई मेटल किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिया एल्यूमिनियम, रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, बनेगा ऑक्साइड, तो Al2O3। अब ये कैसे हुआ सर? ये AlO2 क्यों नहीं होता सर? मेरा दिल कहता सर AlO2 होगा, आप क्यों लिखते हो ऐसा? भाई पढ़ लो पीछे जाके कहीं कैटायंस एनायंस ना, क्यों परेशान कर रहे हो? बताओ, Al होगा +3, O होगा -2, तो क्रॉस काट दो इसको, तो क्या बनेगा? Al2O3 बनता है कि नहीं बनता? अब अगर ये आपको नहीं आता होगा तो फिर ये रटना पड़ेगा ना यार, फिर बैलेंस कैसे करोगे, काम कैसे करोगे? बताओ ना, कितना मुश्किल है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3, है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही। एक और देख लो, जैसे कॉपर ले लिया, अब कॉपर को मिला दिया ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया? CuO बन गया। ये कॉपर ऑक्साइड है, और ऑक्सीजन का -2 होता है, कॉपर का +2 होता है। तो ये चूंकि +2 वाला कॉपर है, इसलिए तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कॉपर 2 ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कॉपर 2 ऑक्साइड। और यही नहीं, बहुत बन सकते हैं यार। उठाओ सोडियम को, सोडियम पकड़ लिया, मिला दिया ऑक्सीजन से, क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड बन गया, Na2O बन गया। अब मैंने Na2O क्यों लिखा, या बताओ क्यों लिखा Na2O? कुछ तो होगा कारण, क्योंकि हमें पता है कि Na होता है +1, O होता है -2, कट गया, Na2O बन गया। तो कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है, और ये सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये तो सीख लिया हमने, लेकिन इसमें कुछ बातें और हैं जो मुझे सिखाना है, उस पर ध्यान दीजिए। लिखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आता है, लिखेंगे मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं आर बेसिक इन नेचर। जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं ना, आर जनरली बेसिक इन नेचर। बेसिक का मतलब हुआ कि वो बेस होते हैं। बेस समझते हो, जिसमें OH लगा हुआ है ना, बेस जो OH माइनस रिलीज करे, एसिड बेस सॉल्ट मैंने पढ़ाया पूरा आपको। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन
कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है। वो फिक्स नहीं कर पा रहे कि भाई हम क्या हैं, कभी एसिडिक हो जाते हैं, कभी बेसिक होते हैं। सामने एसिड दिख गया, अरे भैया हम तो बेस हैं। सामने बेस दिख गया, अरे हम तो एसिड हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उसको नोट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट तो यह है कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, वेयर एज, या लिखो एक्सेप्शन के लिख लो इसमें, एक्सेप्शन there are some metal oxides that are acidic as well as basic in nature, जो कि एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं नेचर में। सच मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है ये। मैंने कहा ना, फेवरेट मतलब फेवरेट। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है जी। तो जब ऐसा होता है तो उसका रिएक्शन पढ़ना और ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो इसका एग्जांपल नोट कर लेंगे, वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आपको पढ़ना है, एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो कि बेसिक होने के साथ साथ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एसिडिक भी हो जाता है। तो इसके पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि रिएक्शंस में कैसे ये काम करता है। मान लो कि पहले केस की बात कर लेते हैं, ये एग्जांपल 1 है, यहाँ ए कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। देखो, अगर मैंने Al2O3 लिया और सामने मैंने डाल दिया HCl, Al2O3 लिया ना, और सामने क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया। अब जैसे ही इसने एसिड को देखा, बोला हम तो बेस हैं। जैसे ही इसने एसिड को देखा, ये क्या बोलेगा? भाई हम तो बेस हैं, हम तो बेस हैं। ठीक है, तो Al2O3 प्लस HCl, ये एसिड देख के खुद को बेस बना लेता है। और ऐसे कंडीशन में आपको पता है एसिड प्लस बेस क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो बताओ, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस हमेशा माइनस से मिलता है, तो Al जब Cl से मिलेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? AlCl3। क्या बनेगा? AlCl3। अब भाई मेरे ये तुमको पढ़ना पड़ेगा ना यार कि AlCl3 क्यों बनता है। तो Al जब Cl से मिले क्या बनेगा? AlCl3। और साथ में वाटर तो बनना ही है, तो ये H मिल गया O से, तो बन गया H2। ये मत देखो कि H मिल रहा है O3 से, HO3 लिख देंगे, कुछ भी नहीं। आप प्रॉपर्टी पढ़िए कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये आपका रिएक्शन हो गया, बहुत ही आसान। ठीक है, सेकेंड केस, यही Al2O3 है, यही Al2O3 है, लेकिन इसके सामने हम डाल देंगे NaOH। सामने क्या डाल देंगे? NaOH डाल देंगे। तो जब सामने वो बेस को देखेगा तो बोलेगा अरे हम बेस हैं, क्या मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा कब से होने लगा? सही बताओ। अरे नहीं नहीं नहीं, हम बेस अच्छा मेटल ऑक्साइड इसलिए बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं, हम तो एम्फोटेरिक हैं, सामने बेस दिखेगा तो हम एसिड बन जाएंगे, हम एसिडिक बिहेव करेंगे, बन नहीं जाएंगे, एसिडिक बिहेव करेंगे, एसिड जैसा, एसिड जैसा। इसको एसिड लिख मत देना कि देखो देखो ये मास्टर Al2O3 को एसिड बोल रहा है, अरे एसिडिक नेचर हो रहा है, अरे वहाँ पे उसमें। ठीक है, चलो, कंपाउंड तो भाई वही है, बनेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर ही। अब सुनो, ये बड़ा क्रूशियल कंपाउंड बनता है, इसको स्टार लगा लो। मैंने कैटायंस एनायंस के दौरान आप लोगों को एक कंपाउंड पढ़ाया होगा, उसका नाम है एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एलिमिनेट नहीं बोल रहा, एल्यूमिनेट, AlO2 चार्ज -1, वही यहाँ पर काम में आएगा। तो ये AlO पूरा जो है वो Na से मिल जाएगा और बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट का चार्ज क्या होता है बता देता हूँ मैं यहाँ पर।
आप लोग अगर भूल गए होंगे तो AlO2 का चार्ज होता है -1 और सोडियम का चार्ज क्या होता है +1, तो दोनों मिल गया और बन गया, कट गया, ख़त्म, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी सॉल्ट ही होता है और साथ में क्या होगा, पानी तो निकलना ही है जी, पानी बाहर चला गया, पानी निकल गया, तो बना यहाँ भी सॉल्ट और वाटर ही, लेकिन ये थोड़ा सॉल्ट स्पेशल टाइप का है, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट, राइट। तो यहाँ पर दो रिएक्शंस जो आपने सीखे हैं, ये एसिड और बेस का रूप धारण किए हुए एल्युमिनियम ऑक्साइड का आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं और वो है सोडियम का, जो ऐसे मान लो सोडियम था यहाँ पर कहीं भी, ये सोडियम है, अब ये सोडियम क्या बन गया, Na2O बन गया। तो इसको हमने बेसिक नेचर का क्यों कहा, थोड़ा इस पर हम स्ट्रेस डालते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि इसको बेसिक क्यों कहते हैं, वाई मेटेलिक ऑक्साइड्स आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स, वाई मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स, उनको हम बेसिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं, समझो इसको। रिएक्शन सिखाता हूँ, मान लो सोडियम पकड़ा मैंने, उसको मैंने ऑक्साइड से मिला दिया, वो बन गया सोडियम ऑक्साइड। भाई साहब क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। अब ये सोडियम ऑक्साइड किस नेचर का है, एसिडिक है कि बेसिक है, कैसे पता करेंगे, तो आंसर है इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। किससे मिला देंगे, इसको पानी से मिला देंगे। जैसे ही पानी से मिलाएंगे ये अपना प्रॉपर्टी दिखा देगा। तो मैंने क्या किया, इस ऑक्साइड को Na2O को मैंने वाटर से मिला दिया। अब जैसे ही वाटर से मिलाया तो ये दे देगा आपको NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो वो तो मेन हम लोग इससे मतलब है। तो NaOH बन गया ना, और NaOH क्या है, एक बेस है। NaOH क्या है, एक बेस है। अब यहीं से प्रूफ हो गया कि Na2O जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड बना था ये असली में बेस था। कब पता चला, जब आप उसको पानी से रिएक्ट कराते हो। तो किसी भी चीज़ की अगर प्रॉपर्टी आपको चेक करनी हो तो आप उसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है, ठीक है। जब कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो ये तो पढ़ लिया हमने कि मेटल ऑक्साइड बनता है, लेकिन अलग अलग मेटल्स का रिएक्शन का रेट अलग अलग होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको कि अगर आप जस्ट बाहर रखो और तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और उसमें आग लग जाएगा, जो बहुत रिएक्टिव होते हैं। जबकि कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनको बहुत लंबे समय तक छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना। और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं, ये वाटर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनको अगर आप वाटर में रख दो तो बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, एक एक्सप्लोजन जैसा वो शो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको वाटर में रख दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ होगा ही नहीं। तो कितना रिएक्टिव है कोई चीज़, इसके लिए मैंने शायद पार्ट 1 में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के आपको एक सीरीज़ बताई थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले। मैं दोबारा से यहाँ बता देता हूँ क्योंकि यहाँ भी उसका इंपॉर्टेंस है ना। तो नोट करेंगे, अभी हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो टॉपिक डेप्थ में जाता है, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलता, एक एक चीज़ बताना पड़ता है। इसलिए लिखोगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ये आपके समझ में आ गया ना तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से जो मेटल्स हमारे कंपाउंड्स में मिलेंगे आपको कभी कभी, तो उनके लिए हम एक सीरीज़ याद कर लेते हैं। सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, जो सबसे नीचे होगा वो कमज़ोर होगा, ऑफ कोर्स। तो सीरीज क्या कहता है, नोट करेंगे, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है।
तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसको याद कैसे रखें, तो उसके लिए लिखेंगे के मतलब होता है काशी, है ना, काशी नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ये सुन के मालिक को गुस्सा आ गया, बोला ऐसे कैसे फीके पकाते हैं हम तो, ठीक है। आलू जरा फीके पकाता है। कौन है, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ और पीटो, मार खाओ कि तुमने क्या बोला कि मैं आलू फीके पकाता हूँ, हैं, आगे आओ और पीटो मेरे से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने सिखाया आपको याद करने का। हाइड्रोजन से ऊपर जो हैं उनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव मेटल्स, और जो उसके नीचे हैं उनको बोलते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स। ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जो है ना इधर वाले से, हाइड्रोजन से नीचे दे आर लो रिएक्टिव एंड हाइड्रोजन से ऊपर दे आर हाई रिएक्टिव मेटल्स। याद करने का तरीका काफ़ी आसान है। अगर आपको किसी का नाम नहीं पता बता देता हूँ मैं। इट इज़ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो सबसे ऊपर वाले दो हैं ना वो हाईली रिएक्टिव हैं। इन दोनों को, पोटेशियम और सोडियम, इनको जैसे ही आप बाहर रखोगे ना एयर में, रिएक्शन कर लेगा, आग लग जाएगा। इसलिए सोडियम को केरोसिन में डिप करके रखा जाता है, ठीक है। केरोसिन में डिप करने से क्या होता है कि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, तो उसमें आग नहीं लगती, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, बच जाता है, बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपको याद होना चाहिए, ओके। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको इसमें से कोई भी 4-5 मेटल्स दे दिया जाए और कहा जाए कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कौन जल्दी करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करो, तो आप समझ सकते हैं कि पोटेशियम सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, फिर सोडियम, और आयरन काफ़ी स्लो रिएक्ट करता है, देखा होगा आपने, रस्टिंग काफ़ी स्लो होता है प्रोसेस। गोल्ड को रख दो पानी में, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड से ज्वेलरीज बनती हैं, वो काफ़ी कम रिएक्टिव होता है। प्लेटिनम सेम केस, ठीक है। तो ये पूरा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन से, ओके। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, और वो है एक प्रोसेस, उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। ये सीखो पहले, एनोडाइजिंग क्या होता है, व्हाट इज एनोडाइजिंग। देखो, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आएगा बहुत से बहुत, इसलिए डिटेल में समझो। एनोडाइजिंग होता है एल्युमिनियम का। किसका होता है? एल्युमिनियम का। कहानी अगर आपको पता है ना, लिख खुद लोगे, मुझे इतना विश्वास है, कहानी पता होना चाहिए। एनोडाइजिंग किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम जो है ना नेचर में प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर ऑटोमेटिक आ जाती है। वो हर मेटल के ऊपर उसके ऑक्साइड की लेयर होती है। कोई भी मेटल ले आओ, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर तो होगी होगी। चैप्टरों में क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए रिएक्शन से पहले। इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो मैग्नीशियम जो हमारे केमिस्ट्री लैब में रखा होता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर आ गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर आ गया। जब तक उसको रब करके हटाओगे नहीं, तब तक वो आपको अंदर से प्योर मैग्नीशियम नहीं दिखेगा, और आप जो रिएक्शन करना चाहते हो वहाँ मैग्नीशियम का काम आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो असली में मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो दुनिया के हर मेटल के ऊपर, ऑफ कोर्स अगर मैं इन नीचे वाले लो रिएक्टिव मेटल्स का नाम हटा दूं, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, मेटल ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन एबंडेंट अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम के ऊपर समझिएगा, एल्युमिनियम जो होता है ना, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद वो Al2O3 बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये जो होता है ना, ये ऑटोमेटिक सबसे प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ऑटोमेटिक, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। एल्युमिनियम ऑक्साइड आपने देखा नहीं कभी एल्युमिनियम में जंग लगता है, इसीलिए जो है, एक तो ये भी कारण है, और दूसरा कि वो हल्का भी होता है, इस कारण से भी जो एरोप्लेन्स होते हैं वो ज़्यादातर इसके बनाए जाते हैं। लेकिन मेन हमें क्या सीखना है कि जो एल्युमिनियम है
उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर जब आ गया तो क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिक एल्युमिनियम को ख़राब होने से बचा लेता है। लेकिन हम सोचेंगे क्या, अरे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जब तुम एल्युमिनियम को बचा ही रहे हो तो अगर तुम्हारा लेयर थोड़ा और थिक कर दिया जाए तो तुम तो इसको हमेशा के लिए बचा लोगे। अरे समझ रहे हो ना, मान लो कि ये एल्युमिनियम का एक ब्लॉक है। अब इस एल्युमिनियम के ब्लॉक के ऊपर क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर आ गया, वो तो आएगा ही आएगा रिएक्शन होने के बाद। अब इसके ऊपर अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर आ गया जो कि इसको हर तरफ से बचाएगा, हर तरफ से लेयर आ गया इसके ऊपर जो कि इसको अब क्या करेगा, फर्दर रस्ट लगने से बचा लेगा। तो हम क्या करेंगे, एनोडाइजिंग प्रोसेस के थ्रू इसके ऊपर ऑक्सीजन का जो लेयर है, जो ऑक्साइड का लेयर है, उस लेयर को और थिक कर देते हैं। इसके ऊपर ऑक्साइड के लेयर को क्या करते हैं, और ज़्यादा थिक कर देते हैं, जिससे कि ये अंदर का एल्युमिनियम कभी ख़राब नहीं होगा। एनोडाइज प्रेशर कुकर आजकल आते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये कैसे होता है समझो। उसमें क्या होता है कि हम ये प्रोसेस करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब आप बताइए, इलेक्ट्रोलाइसिस में दो ऑफ कोर्स हम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, पता है ना सब चीज़। यहाँ जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वो होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। सॉरी, ये उल्टा हो गया, एक मिनट, छोटा बड़ा जोड़ दो, ठीक है। पॉजिटिव पर हम रखते हैं किसको, अपने एल्युमिनियम को जिस पर कोटिंग होनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स जानते हो कि एल्युमिनियम के ऊपर कौन आएगा, ऑक्साइड आएगा ना यार। तो ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव पे ही आएगा ना, सीख के लिखो, कभी गलती नहीं होगी। तो क्या हुआ, जैसे ही करंट पास हुआ तो यहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होता है, ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन इसमें से टूट के जो है इसके ऊपर जमा हो जाता है, ऑक्सीजन इसके ऊपर पूरा जमा हो गया। तो इसके ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर था, वो ऑक्साइड का लेयर और ज़्यादा थिक हो गया, जिससे कि हम क्या बोलते हैं इसको, कि भाई ये एनोडाइज हो गया है। अब इसको निकाल लो बाहर, अब निकाल लो, इसमें जंग कभी नहीं लगेगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एनोडाइजिंग, है ना। तो ये आपको एक और आना चाहिए। चलिए इसके आगे बात करते हैं। हम लोग पहला पढ़ लिया था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। इसमें कितनी बातें सीखी हमने, एग्जाम्पल सीख लिया, एक्सेप्शन सीख लिया, रिएक्टिविटी सीरीज सीख ली, फिर एनोडाइजिंग सीख लिया, तब जाके होता है ना यार। थोड़ा ना कि डिफाइन या एक्सप्लेन टू रिएक्शंस या गिव टू एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस जिसमें कि मेटल मिल ऑक्सीजन से दो छाप के आगे सर Na+O2 Na2O AlO2 Al2O3 ऐसा नंबर मिलता है क्या, सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो बोल रहा हूँ। चलिए अगला लिखेंगे, सेकेंड रिएक्शन वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स या रिएक्शन विथ वाटर। वाटर से रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। वाटर से जब मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये सीखते हैं। देखो अच्छे से, तो जब भी कभी एक मेटल रिएक्ट करता है वाटर से, तो वहाँ दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं बनने के लिए। या तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, या फिर वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। इसको बहुत आराम से समझना, किताब में दोनों एक साथ रिएक्शन अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ मैं एक साथ लिख के दे रहा हूँ कि अगर कभी मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तो या तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसको समझिए एक रास्ता है, ठीक है। यहाँ से हम भागना शुरू करते हैं, यहाँ आता है मेटल ऑक्साइड और आगे आता है मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर हम बहुत पावरफुल हैं तो हम पहले मेटल ऑक्साइड पर भी पहुँचेंगे और ताकत बचा रहेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड पर भी पहुँच जाएंगे। लेकिन जो कमज़ोर मेटल्स हैं वो ऑक्साइड तक जाते जाते अरे हो गया, अब आगे नहीं जा सकते, तो वो ऑक्साइड बन के ही रह जाएंगे। ऐसे पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे, रटना नहीं है कुछ भी यार, है ना। ताकतवर मेटल है, भागता भागता गया ऑक्साइड, ठीक है, हेलो पहुंच गया हाइड्रोक्साइड पे। कमज़ोर मेटल है तो बोलेगा ऑक्साइड पे रुक गया कि हो गया खत्म। तो आप सोच सकते हो आप कि ऊपर वाले जो मेटल्स हैं
वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। तो क्या वो ऑक्साइड नहीं बनते, क्या बनते हैं, लेकिन रुकते कहाँ पर हैं, जाके वहाँ भी पहुँचेगा ना, रुकेगा कहाँ पे, हाइड्रोक्साइड पे। ठीक है, देखो आगे एग्जाम्पल सीखते हैं। उठाते हैं ऊपर वाले को, पोटेशियम लिया हमने, पोटेशियम को जैसे ही पानी में मिलाएंगे आपका क्या बनेगा, कंपाउंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। भाई साहब, है ना, ये पता होना चाहिए आपको, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, क्योंकि OH का होता है -1 और K का होता है +1, है ना। और साथ में क्या बनेगा, यहाँ वाटर बनेगा। अब सुनो, यहाँ पर भयंकर हीट निकलता है, भयंकर, बहुत ज़्यादा। ये हीट इतना सफिशिएंट होता है, यहाँ पर वाटर भी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को भी लिख लेंगे आप, ये मिस हो गया था, है ना। चलिए, सो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड साथ में H2 भी निकलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है ये दुनिया का सबसे अच्छा फ्यूल है। सामने मिल गया उसको हीट, उस हीट से हाइड्रोजन मिलके बोला चलो ना आग लगा, चलो आग लगाते हैं, जल गया दोनों, एक्सप्लोसिव होता है। सोडियम को पानी में फेंक दोगे सीधे धुआं जैसा, ब्लास्ट जैसा होगा, लाइट थोड़ा सा। इसको कभी भी घर पे नहीं करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो देख लेना एक आध और कि रिएक्शन विथ सोडियम एंड वाटर, तो बताएगा आपको। ऐसे ही एक और चीज़ देखो बताता हूँ, वाटर जो होता है ना, देखो दो चीज़ों का रिएक्शन हो रहा है, समझो इसको। एक तो ये पावरफुल है, और सामने वाटर भी अपने 3 रूप में होता है, बता देता हूँ। पहला होता है कोल्ड वाटर, सबसे आलसी, ठंड के टाइम में आलस हो जाता है, कोल्ड वाटर सबसे आलसी। उसके बाद क्या होता है बताओ, कोल्ड वाटर के बाद आएगा कौन सा, हॉट वाटर, थोड़ा गर्म, थोड़ा उसमें एक्टिव रहेगा। एक होता है स्टीम, वो सबसे ज़्यादा विचलित रहेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टीम में होती है, ठीक है। तो वाटर 3 रूप में, पहला कौन सा, कोल्ड वाटर काफ़ी आलसी, फिर हॉट वाटर थोड़ा एक्टिव, और स्टीम सबसे एक्टिव। अब बताओ, जब एक पार्टी पहले से लड़ने के लिए तैयार है, इतना एक्टिव है, तो ये तो कोल्ड से भी लड़ लेगा ना। बदमाश आदमी जो होता है ना, वो शरीफ से भी, एक शरीफ बैठा रहेगा, जाकर उसको है क्यों बैठा हुआ, क्यों बैठा, ऐसा कर देगा, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है ना, वो बहुत रिएक्टिव है। तो सामने वाला भले ही कितना भी लेजी हो, वो रिएक्शन कर ही लेगा, लड़ाई करके ही आएगा उससे, ठीक है। अब चलो, ऊपर से हीट निकालेगा 100 अलग, और वो हीट H2 को जलाएगा 100। देखो कितना खतरनाक है यार, ये ऐसा थोड़ी को करता है। चलो अब सोडियम को पकड़ो, अब सोडियम भी कम थोड़ी ना है। सोडियम को जैसे ही वाटर से, वाटर मतलब कोल्ड वाटर, वाटर मतलब कोल्ड वाटर, रिएक्शन कराया, किससे बनेगा भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2 तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में इतना ज़्यादा हीट निकलेगा कि उस हीट से क्या होगा, पूरा एक्सप्लोजन हो जाएगा। ये काफ़ी खतरनाक दोनों रिएक्शन होता है, ठीक है। अब नीचे पहुँचो कैल्शियम के पास, तो कैल्शियम को जैसे ही पानी में मिलाते हो, ताकतवर है, बनाता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। H2 भी बाहर निकलता है, लेकिन हीट उतना नहीं निकलता जिस हीट से H2 जल जाए, है ना, इतना हीट नहीं निकलता इसमें। एक क्वेश्चन यहीं पर आया था, ये एग्जाम्पल नहीं है भाई कि 2 एग्जाम्पल पढ़ लिया और सर 2 तो आ ही गया सर, हर एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन बोर्ड में क्या आया था, इसी पे क्वेश्चन क्या आया था कि वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर सरफेस। कैल्शियम जो है वो वाटर सरफेस पे फ्लोट क्यों करता है। बच्चा लोग लिख के आ गया, डेंसिटी लेस सर, यू नो डेंसिटी सर, लेस डेंसिटी सो फ्लोट सर। ऐसा तो ना होता है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो। देखो क्या होता है, जैसे ही हम कैल्शियम को पानी में मिलाते हैं ना, तो ये H2 बनता है। अब थोड़े ना सारा कैल्शियम एक बार में मिल जाएगा, धीरे धीरे मिलता है। तो ये जो H2 बनता है ना, वो H2 बबल के फॉर्म में, जैसे मान लो यहाँ पर बीकर है, इसमें आपने पानी भरा हुआ था पूरे में, आपने क्या किया, इसमें कैल्शियम डाल दिया। अब कैल्शियम बहुत सारा डाल दिया आपने, थोड़े ना सारा कैल्शियम तुरंत मिल जाएगा, धीरे धीरे मिलेगा। तो क्या होगा कि इसमें से जो बबल्स निकले ना, H2 के बबल्स जो अंदर से निकले, इन बबल्स से कैल्शियम चिपक जाता है, इन बबल्स से कैल्शियम चिपक जाता है, और इन बबल्स के सहारे ऊपर आ जाता है। तो लगता क्या है कि कैल्शियम फ्लोट हो रहा है। दैट इज द रीज़न कि कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। जब क्वेश्चन आंसर सीरीज अपलोड करूंगा तो बता दूंगा, अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। बट मैंने बता दिया है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन
द कैल्शियम एटम्स और पार्टिकल्स स्टिक विथ H2 बबल्स एंड हेंस इट अपीयर्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। देख रहे हो, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ गया यार, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है। और ये तीनों वाटर कोल्ड वाटर होते हैं। अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम थोड़ा सा लेजी है, तो मैग्नीशियम को जो वाटर चाहिए हॉट वाटर चाहिए भैया, और लेकिन बनेगा MgOH। हाँ, पावर तो उसके पास है, बनेगा MgOH ही। जैसे ही मैग्नीशियम से नीचे आओगे एल्युमिनियम के पास या फिर आयरन के पास, चलो एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम को जैसे ही आपने वाटर से रिएक्ट कराया, ये बोलेगा भैया हमको स्टीम ला के दो ना। एल्युमिनियम काफ़ी स्लो है यार, एल्युमिनियम काफ़ी आलसी है, तो सामने वाले पार्टी को ही तो थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए। जब ये आलसी हो गया तो सामने वाले पार्टी को थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, तो लड़ाई हो पाएगी, ठीक है। तो ये एक्टिव हो गया, तो H2O ही है, वो स्टीम ही लिखते हैं, लेकिन स्टीम भी H2O का ही तो पार्ट है। तो बनेगा क्या, लेकिन बनेगा Al2O3 में। बहुत आलसी है यार ये, क्या बनेगा, सिर्फ Al2O3 ही बनेगा। अब और देखो, अब आयरन आ गया, अब आयरन को मिला दो किससे, वाटर से, तो इसको चाहिए स्टीम, और सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, इस आयरन को भी हमें रेड हॉट आयरन बना के देना पड़ेगा। रेड हॉट आयरन, रेड हॉट आयरन, तो इसको भी गर्म करना पड़ेगा, और ये तो स्टीम है ही। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अब बनेगा क्या, H2 बाहर निकलेगा। अब Fe3O4 क्या होता है पता होगा आपको, FeO और Fe2O3 को मिला के बनाते हैं Fe3O4, ठीक है। तो ये बन गया आपका आयरन का ऑक्साइड, और H2 ही बाहर निकलता है ना। आयरन लिखा है इसीलिए, अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूँ कि आयरन कौन सा है, आयरन 1 है कि आयरन 2 है, आयरन 3 है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये लिखेंगे। अब ये क्या होता है आयरन 2, 3, आपको पता होना चाहिए कि जब हम आयरन 2 की बात करते हैं तो हम Fe+2 की बात करते हैं, और उसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड, और वो होता है FeO। और जब हम आयरन 3 की बात करते हैं तो मतलब Fe+3 होता है, जिसमें O-2 मिलता है, तो बनता है Fe2O3, दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड। अभी यहाँ पर सिर्फ आयरन की बात हो रही है, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया गया और लिखा गया Fe3O4 लिखा गया। मैंने बता दिया है, बट आपको सिर्फ रिएक्शन ही याद करना है। चलिए, अब इससे नीचे पहुंचोगे ना तो वो लोग रिएक्शन नहीं करता। अब कॉपर क्या रिएक्शन करेगा वाटर से यार, अब कॉपर यहाँ ले आओ। अब कॉपर के सामने आपने रख दिया H2O, तो कॉपर अब H2 है यहाँ पे। ऑक्सीजन बोलेगा, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ऑलरेडी अब कॉपर से पावरफुल के साथ है, ठीक है ना। अब कोई साइकिल पे जाओगे, अब कोई मर्सिडीज में बैठा हुआ है, बोलोगे कि लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट कैसे पॉसिबल है। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन ऑलरेडी बैठा है मर्सिडीज में यार, और आप उसको कॉपर को बोलते हो पास आने के लिए, कभी नहीं आएगा। तो रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। और इधर को तो भूल जाओ, कोई भी हाइड्रोजन से नीचे जितने भी है ना, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते। तो रिएक्शन विथ वाटर तक आप रखिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे, रिएक्शन विथ एसिड्स और फिर आगे, है ना। थैंक यू सो मच।